हाँ जी, राम राम सा। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सुमन लता यादव हिंदी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। फटाफट वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। जय शंकर जी। आशीष, बहुत बहुत आशीर्वाद, जल्दी जल्दी आ जाओ, फटाफट आग की तरफ फटाफट शेयर कर दो और फटाफट जुड़ जाओ। कैसे हैं आप सभी? प्रणाम स्वीकार कर लिया आप सबका। जय माता दी। ओके लक्ष्मी, आज आपकी पहली क्लास है जय चौहान, स्वागत है सभी का। प्रणाम स्वीकृत कर लिया। आप सबको पता है हम लोगों ने रीट मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड की आज शुरुआत करनी है, जो पूर्णतः रीट के पैटर्न पर है। 15 क्वेश्चन जैसा आप लोग जानते हैं, व्याकरण 15 मेथड के हैं और बिल्कुल ऐसा ही कुछ आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चन कहाँ पर, एग्जाम में। तो बिल्कुल आप लोग फटाफट फटाफट अपना शेयर कर दीजिएगा। लाइक तो आप लोग कर रहे हैं, नो डाउट, वीडियो शेयर भी कर देना। नमस्ते, गुड इवनिंग। हाँ मैं बढ़िया हूँ जी। और हो सकता है अगले वीक से आपके 2 पेपर आपको देखने को मिले रीट के, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं रहा है और बच्चों की आपकी डिमांड आ रही है, तो उसके हिसाब से हो सकता है 2 आपको मिले वहाँ पर। हवा में प्रणाम स्वीकृत कर लिया है मैंने और हवा में आशीर्वाद भी भेज दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रत्येक शनिवार को तो होता ही होता है, इसके अलावा नेक्स्ट टाइम से 2 बार का सोचा है लेने का वीक में, कि 2 बार हो जाए। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं बच्चों। देखिए जरा, ये है अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्नों के क्या देने हैं आपको, उत्तर के प्रश्नों यहाँ चला गया, चलो मैंने लिख दिया है। प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। जरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है इसमें अपठित में। तीसरा पहर थके यात्री के समान मानो ठहर ठहर कर बढ़ा चला आ रहा था और मेरे हाथ तथा दृष्टि में पृष्ठों पर दौड़ने की प्रतियोगिता चल रही थी। ऐसे अवसर पर किसी का भी आना हमारी अधीरता में झल्लाहट का पुट मिला देता है। पुट यानी समावेश, संयोग कर देता है उसको। उस पर यदि आगंतुक के कंठ स्वर में हमें उसके भिखारीपन का आभास मिल गया हो, तब तो कहना ही क्या। नौकर चाकर सब अपनी अपनी कोठरियों के अस्वाभाविक अंधकार को और भी सघन करके, सघन यानी गहरा करके, स्वेच्छा से अपनी इच्छा से उल्लुक होने, उल्लुक यानी उल्लू होने का सुख भोग रहे हैं जी। महादेवी वर्मा जी का ये है एक चैप्टर से अपठित गद्यांश, तो ये चीज है। नेक्स्ट पेपर से ऐप पर बिल्कुल टेस्ट हम लोग लेंगे। आगे देखो, सोचा न उठूं, पुकारने वाले को असमय आने पर दंड सहना चाहिए, परंतु भिखारी के संबंध में मेरे संस्कार कुछ ऐसी ही तर्कहीनता तक पहुंच चुके हैं जहां से अंधविश्वास की सीमा रेखा दूर नहीं रह जाती। बचपन से बड़े होने तक मां न जाने कितनी व्याख्या उपव्याख्याओं के साथ इस व्यवहार सूत्र को समझाती रही है कि हमारी शिष्टता की परीक्षा तब नहीं हो सकती जब कोई बड़ा अतिथि हमें अपनी कृपा का दान देने घर में आता है, वरन उस समय होती है जब कोई भूला भटका भिखारी द्वार पर खड़ा होकर हमारी दया के कण के लिए हाथ फैला देता है कि हमें कुछ चाहिए। तो उसके लिए है। वाव कमल, 4 साल का बेटा रोज क्लास देखता है, प्यार देना मेरी तरफ से उसे, थैंक यू। कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों नहीं है? बहुत सोच समझ करके आपको आंसर देना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, देख लीजिएगा। फटाफट आप अपना आंसर मुझे बता दीजिएगा।
आंसर आने शुरू हो चुके हैं मेरे पास। सी डी ए। फटाफट अपने आंसर दें आप। जब तक आंसर नहीं देंगे क्लियर नहीं होगा। कुछ तो गड़बड़ है। प्लीज ओपीएस आ नहीं रहा ना, अपने आप जा रहा है उल्टा। थैंक यू। ओके, आप लोगों ने अपने अपने आंसर दे दिए। चलिए बात करती हूँ। पूछा है कौन से शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों नहीं है। यहाँ देखो, प्रतियोगिता, प्रतियोग, प्रतियोगी सुना है, उसमें इता आ गया तो इसमें तो है। अस्वाभाविक, ए उपसर्ग, वैसे स्वभाव में भी उपसर्ग आ जाता पर एक प्रत्यय आपको दिख रहा है। उप, व्याख्या और ओ भी प्रत्यय का कार्य करता है। आपके रीट में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। और शिष्ट में कौन सा आया? ता। तो नो डाउट आंसर कौन सा होगा इसमें? 4 नंबर। इसमें सिर्फ प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं। बाकी तीनों के अंदर उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, तो बिल्कुल आंसर है डी नंबर। दूसरा देखो जरा, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? झल्लाहट, तर्क, अतिथि, बचपन, ये 4 ऑप्शन है। देखिए, गुड इवनिंग जी, पटौदी से विनोद कुमार जी, स्वागत है। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब। फटाफट आंसर ए सी आंसर देना शुरू कर चुके हैं आप। ए है, सी है, डी है, ये आप मुझे उत्तर बता रहे हैं। वेरी गुड। चलिए, पूछा है पुल्लिंग नहीं है। तर्क तो दिया जाता है, यानी पुल्लिंग है। अतिथि भी होता है, बचपन भी होता है, पर झल्लाहट होती है। से झल्लाना में झल्ला धन, आहट झल्लाहट, झल्लाहट होती है। तो नो डाउट आंसर कौन सा होगा? 1 नंबर। ये स्त्रीलिंग है, बाकी तीनों शब्द क्या थे? पुल्लिंग थे। चलिए नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं हम। यहाँ सही विलोम शब्द नहीं है। दंड, पुरस्कार, स्वाभाविक, अस्वाभाविक, बड़ा, लघु, अंधकार, प्रकाश। बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर आपको देना है। मेरे पास आंसर आना शुरू हो गया है। सी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। वैसे लगभग बच्चों का आंसर एक ही आ रहा है इसके अंतर्गत, नो डाउट। चलिए आंसर पर बात कर लेते हैं हम। यहाँ से आपका जो आंसर आया है उसके आधार पर ही चलते हैं। लगभग बच्चों के आंसर वैसे सही है। खुशी है इस बात की कि आप लोग बहुत सोच समझ करके क्या दे रहे हैं जवाब। नहीं तो हो सकता है वैसे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता तो नहीं होता। दंड, पुरस्कार सही है। स्वाभाविक का अस्वाभाविक और अंधकार से प्रकाश। बड़ा का लघु नहीं होगा, लघु से तो गुरु हो जाता है और बड़ा का क्या हो जाता है? छोटा। तो इसका मतलब यहाँ गड़बड़ थी। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? 3 नंबर। 3 नंबर है। हाँ, ऐप पर ही होगा। नेक्स्ट बार से पूरी कोशिश है ऐप पर आपके टेस्ट लेने की। ये वाली कौन से शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? स्वेच्छा, संस्कार, व्यवहार और शिष्टता, ये इसके अंतर्गत पूछा है। संधि विच्छेद सही नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। फटाफट आंसर दिया। संधि विच्छेद
जी धौलपुर से स्वागत है। सारी जगह से आ गए हो आप लोग। थोड़ा सा सोच करके देंगे तो मुझे लगता नहीं है कि आपका आंसर गलत होगा। थोड़ा क्वेश्चन पर फोकस डालिए जी, क्या क्वेश्चन है उसके बाद आंसर देना। ACD संधि का क्वेश्चन, 3 आंसर्स। गुड, क्वेश्चन अच्छा है, प्रश्न जो ढंग से पढ़ेगा वही आंसर देगा। DDDC। चलिए देखते हैं कौन से शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, ये पूछा है इसने। स्वेच्छा, शायद कई बच्चों को लग रहा हो सुधन इच्छा, नहीं, पहले शब्द का अर्थ लो। स्वेच्छा का अर्थ होता है स्वयं की इच्छा, तो स्वयं की इच्छा होगी तो स्वधन इच्छा, स्व यानी स्वयं, राइट। तो स्वयं की क्या हो गई, इच्छा, तो ये तो सही है। संस्कार, आप पढ़ते हैं अगर सम उपसर्ग के पश्चात कै आता है तो कै के पूर्व किसका आगमन हो जाता है, से का, तो ये तो सही है। व्यवहार, विधन अवहार, यण संधि है, कईयों को ये गलत लग रहा है, गलत क्यों है, सही तो है। विधन अवहार यण संधि है, ई के बाद ए आएगा तो ई य में बदल जाएगा तो व्यवहार बन जाएगा। शिष्ट धनता, ये संधि नहीं है, ये तो संयोग हो गया। और ये पूछ रहे संधि विच्छेद सही नहीं है, तो इसका संधि विच्छेद नहीं है, ये संयोग है। संयोग नहीं पूछ रहा था, संधि पूछ रहा था, तो इसका आंसर जो निकला वो कौन सा निकला, 4 नंबर। हमारी दया के कण के लिए हाथ फैला देता है, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 ऑप्शन है, फटाफट जवाब दे देना। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सही है उनका, बिल्कुल, बहुत बहुत खुशी की बात है, आशीर्वाद। और नहीं, वो क्वेश्चन गलत नहीं, आपने गलत पढ़ा। मैंने ये नहीं पूछा कौन से शब्द का टुकड़ा गलत है, तब तो शिष्टता से ही आ जाता। मैंने तो संधि से बात की। अगर आप संधि पर जाते तो संधि तो विकार उत्पन्न करती है 2 वर्णों से। आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। मैंने ये नहीं पूछा कौन से शब्द का टुकड़ा गलत है, टुकड़े में तो ठीक है, वहां सार्थक रूप आ गया और आपने वहां कर दिया। चलिए आंसर यहाँ पर आ चुका है डी। जी, हाथ फैला देता है, फैला देता है क्रिया, नो डाउट, तो क्रिया पदबंध इसका आंसर होगा और डी इसका आंसर। बहुवचन शब्द कौन सा है, जनता, रामायण, बुढ़ापा, प्राण, ये ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए। टेस्ट प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी वाले पर। ए, डी, ये ऑप्शन। जी चलिए देखते हैं। बहुत बच्चे जनता है बता रहे हैं, आप वाक्य में प्रयोग करो। जनता आ रही है या आ रही है। जनता शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, जनता का शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है, ठीक है। रामायण एक वचन है, व्यक्तिवाचक। बुढ़ापा भाववाचक, एक वचन में। प्राण, प्राण निकल गए, प्राण पखेरु उड़ गए, बहुवचन। हमेशा इसका यूज किस में होगा, बहुवचन में। आंसर कौन सा नंबर, 4 नंबर। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। मृग छोना, रसोई घर, शाखा मृग, जन्मांध, तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा नहीं है। हेलो कांता, जी गंगापुर सिटी से स्वागत है आपका भाई।
गच्चा खा गए ना, क्योंकि जनता में बहुत दिखते हैं ना आपको, वाक्य में प्रयोग करके नहीं देखते हो। जबकि मैंने कहा है वचन और लिंग के लिए आपको वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा, तभी सही दे सकते हो, ऐसे नहीं दे सकते उत्तर। सुनते कहाँ हैं आप? इसमें भी आंसर बहुत दे रहे हो, ए बता रहे हो, सी बता रहे हो, डी बता रहे हो। चलिए देखते हैं। तत्पुरुष समास, तत् धन पुरुष, उसका पुरुष यानी जिस समास का दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होगा, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष। मृग छोना, मृग का छोना, छोना का अर्थ होता है बच्चा, तो ये तो संबंध तत्पुरुष हो गया, तो सही है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो ये भी सही हो गया। जन्मांध, जन्म से अंधा, आंखों से रहित है, अपादान तत्पुरुष। शाखा मृग, वानर को या बंदर को बोलते हैं। और बहुव्रीहि क्या होता है? समास होता है। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? 3 नंबर। तो आंसर हुआ 3 नंबर। आपके बहुत आंसर आए हैं, 1 भी बता रहे हैं आप, 4 भी बता रहे हैं और 3 भी बता रहे हैं। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलजात, अंबुज, नीरद, सरोज। रोज टेस्ट का पता नहीं, लेकिन ये डेफिनेट है कि नेक्स्ट वीक से 2 टेस्ट के लिए सोच रहे हैं। गलत हुआ नीतू, नॉट गुड। बहुत सोच समझ के जवाब दीजिए। और वैसे तो आपका पता ही यही चलता है, ऐप में जब दोगे तब तो पता ही नहीं चलेगा, आंसर तो रटे हुए हैं, सबके सेम आएंगे आंसर आपके। अभी पता चल रहा है आंसर आपके हैं क्या। ए, सी, यहाँ भी डबल आंसर। चलिए बात कर लेते हैं। ये पूछ रहा है कमल का पर्यायवाची। जल जात, जल में से जात तो हो रहा है, तो ये तो है। अंबु धन जय, अंबु यानी पानी में से जन्म लेने वाला, ये भी है। आपने खूब पढ़ा है, पानी के पर्यायवाची के पश्चात यदि जय आएगा तो पर्यायवाची किसका हो जाएगा? कमल का। सरह धन जय, विसर्ग संधि हो जाएगी। सरह यानी तालाब में से जय जन्म होगा जिसका, तो कमल नो डाउट। नीरद, नीर धन दय, नीर यानी पानी, दय का अर्थ होता है देने वाला, पानी देने वाला। पानी कौन देगा? बादल। इसका मतलब आंसर ये गया, क्योंकि ये बादल का है। बाकी तीनों में वैसे भी जय था, या जात का अर्थ भी जन्म से ही और जय का अर्थ भी जन्म से ही है, तो आंसर 3 नंबर। ओ, ये आपकी रीट लेवल की क्लासेस हैं, लेवल 1 और लेवल 2 की। 26 जून संडे से हैं। इनकी कोई भी कहूँ चार्जेस नहीं है आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस हैं, जिसमें रविंद्र सर आपको राजस्थान जीके पढ़ाएंगे 4 से 7। अजय शर्मा सर जो हैं वो आपको मैथ पढ़ाएंगे 12 से 3। और नहीं, मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ। और एपी सर, अनुराग पारिक सर और डीजे सर जो हैं आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री 9 से 12। तो ये शेड्यूल है, आप ले सकते हैं अपने चैनल, जो आपका दूसरा वाला है अपना प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी, जो ऐप का नाम है, उसी से ये है। और शायद जल्दी ही इनके द्वारा आपके लिए टेस्ट सीरीज भी आए, तो मैं जल्दी शायद खुशखबरी आपको दे सकती हूँ। चलिए आगे, नवा प्रश्न। कौन सा शब्द अशुद्ध है? व्यवहारिक, पूजनीय, उपयुक्त, मिष्टान। सोच करके आंसर दीजिए फटाफट। गुड इवनिंग राजकुमार। टेस्ट प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी पर ही लगता है, ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला है आपका। क्लासेस भी आपको इसी ऐप पर मिलेंगी, साइंस वाली और जीके वाली, मैथ वाली। आंसर आप बता रहे हैं बी और डी। ओके, चलिए देखते हैं।
कौन सा शब्द अशुद्ध है? बी और डी में आपकी लड़ाई सी कुछ हो रही है। ए भी आ गया है इस बार आंसर में। व्यवहारिक तो ठीक है, एक्चुअली हमारे बहुत से बच्चे ये लिखते हैं व्यवहारिक, इसलिए उनकी नज़र में ये क्या हो रहा है, गलत। ऐसा नहीं है, मूल शब्द होता है व्यवहार। व्यवहार में प्रत्यय लगाओगे, एक प्रत्यय पहले वर्ण में जो स्वर होगा उसमें वृद्धि करेगा, तो वै का वै। पहले वर्ण में यह है, यह में ऐश्वर तो आ, ये व, ये हा और ये रे में एक, और शब्द क्या बन गया, व्यवहारिक। तो नो डाउट ये सही है। उपयुक्ति होता है, उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता है, संधि हो जाएगी ऊपरी धन उक्त, और यण क्या हो जाएगा आपका संधि रूप। इसमें ऊपर जो कहा गया है, मिष्ठान भी बिल्कुल सही है, मिष्ठान नहीं होता है। हम लोग हर दुकान पर देखते हैं मिष्ठान भंडार, वो गलत है। वैसे उपरोक्त शब्द भी क्या होता है, गलत होता है। ये पूजनीय अशुद्ध है, नियम से पूजनीय में जय पूरा आएगा। पुज धातु अनीय प्रत्यय, तो आंसर कौन सा होगा बच्चों, 2 नंबर। ये अशुद्ध था, बाकी तीनों शब्द क्या थे, शुद्ध थे। 10वां प्रश्न देखो, वह कौन सा मनुष्य है जिसने कभी झूठ न बोला हो, में कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये सभी। फटाफट आंसर दे दीजिए। बिल्कुल पूजनीय ही होता है। हाँ, वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना। नेक्स्ट वीक से 2 टेस्ट होंगे। कौन सा, एक तो सैटरडे फिक्स है और एक कौन सा डे है वो आपको पता चल जाएगा मंडे तक, तो आप वहां देख सकते हैं। तो 2 टेस्ट के लिए अब आप तैयार रह सकते हैं, ठीक है जी। ये आंसर लगभग बच्चों का सही आ रहा है, कुछ ने डी भी दिया है। अलग आएगा आंसर यहाँ भी, डी और सी। देखिए, ये पूछ रहा है वह कौन सा मनुष्य जिसने कभी झूठ न बोला हो। सरल वाक्य है नहीं, सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय है। संयुक्त वाक्य भी नहीं है। मिश्र, जो जब जिस वगैरह को जो जोड़ने वाला है वो मिश्र वाक्य होता है, तो इसमें योजक शब्द मिश्र का है, तो मिश्र आंसर, तो 3 नंबर। आगे देखो, मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषी या इच्छुक के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा सही है? बहुत सोच समझ के जवाब देना। यहां अलग अलग आंसर आएंगे। सी, बी, ए बी सी, ये आंसर आप मुझे बता रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इसके अंदर। मोक्ष प्राप्ति, देखिए मोक्ष जहाँ है और वो है इच्छुक और है, तो आप लोग इन दोनों में और इन एक इसमें 3 में आप कंफ्यूज हुए होंगे। यहाँ ध्यान रखो, जब इच्छुक होता है तो यहाँ भी आपको ऊ मिलेगा। ये आ है, आ होते मतलब ये इच्छा है, ये भी इच्छा है, और ऊ होते ही इच्छुक, इच्छा की बजाय ऊ होगा। तो आंसर नो डाउट कौन सा होगा, 3 नंबर, मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा। अच्छा, मुमूर्षा तो हो गया मरने की इच्छा वहां पे, तो ये आंसर 3 नंबर। बरस पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? वर्षा होना, प्रेम करना, सम्मान देना, अत्यधिक क्रोधित होना। जल्दी जल्दी बता दो। गुड इवनिंग। डी और सी, 2 आंसर आप बता रहे हैं मुझे।
चलिए, लगभग का आंसर सही है। बरस पड़ना, वैसे वर्षा होना सामान्य अर्थ है, चूंकि मुहावरा तो सामान्य अर्थ नहीं देगा, से आंसर होगा अत्यधिक क्रोधित होना। तो आंसर होगा 4 नंबर। ये टेस्ट सीरीज हिंदी की जिसको भी चाहिए, पेड है ये टेस्ट सीरीज, फर्स्ट ग्रेड की भी है, सेकंड ग्रेड की भी और कॉम्बो भी है, तो आप ले सकते हैं अगर इच्छा हो तो। आगे देखो, सोहन क्रिकेट खेल रहा था, वाक्य को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करो। चेंज है आपका क्वेश्चन, कैसे भी दे सकता है क्वेश्चन। ऐप में जब टेस्ट होगा 12 से 5 के बीच होगा। डी बी, क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया, सीधा सीधा पूछते आपसे कौन सा काल है तो बता देते। देखिए, पूछ रहा है सोहन क्रिकेट खेल रहा था, वाक्य को सामान्य भूतकाल में। आपको सामान्य भूतकाल का वाक्य निर्माण पता होना चाहिए। वो होता है कर्ता, कर्ता के बाद धातु, धातु में लगेगा आ ए ई, या चुका चुके चुकी, या फिर मिलेगा या ये ई। बस इतने पर जाकर ही आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, वहां होगा सामान्य भूतकाल। या देखो, खेला था, यहाँ तो था थी आ गया, यहाँ होगा दे दिया, यहाँ है, यहाँ देखो खेल में सिर्फ क्या जुड़ा हुआ है, आ, तो इसका मतलब आंसर कौन सा नंबर होगा, 2 नंबर। तो अगर आपको थोड़ा वाक्य निर्माण आएगा काल का, तो आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। किसी के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों लिखने में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। ये 4 ऑप्शन आपके लिए, फटाफट जवाब दे दो। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। अरे भाई, मैं उदास नहीं हूँ, मैं जबरदस्ती नहीं हंस रही हूँ। क्या आपको क्यों फील होता है ऐसा? मैं आपको जगाती हूँ ना वीडियो शेयर करने के लिए, नहीं तो बस लगे रहते हो। आंसर आप बताना शुरू कर चुके हैं, कह रहे हैं डी है, ए है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। किसी के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों, लाघव चिन्ह तो छोटा करने के लिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, क्रोध इत्यादि मनोभावों को प्रयुक्त करने के लिए, और विस्मरण जब लिखते समय हम बीच में कुछ भूल जाएं तो वहां प्रयोग में इसका लेंगे। उद्धरण चिन्ह होता है किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखने में, तो डी। अव्यय और सर्वनाम किसमें सही है? बहुत ही सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अव्यय भी और सर्वनाम भी। ये बहुतों का गलत होगा नहीं। अच्छा है, थैंक यू। आपको अच्छा लगा तो दूसरे तक भी पहुंचा दीजिएगा। हैं, सुंदर लग रही हूँ। गुरु के दर्शन हो गए। गुरु तो हमेशा ही दर्शन देती है, आप लोग नहीं आते, आप ये कहिए। ओके, आंसर मेरे पास 1, 3, बी, डी, मतलब लगभग मैं कहूँ सारे आ चुके हैं। मैं बात कर लेती हूँ। मैंने कहा था ना आप लोग यहाँ पर कंफ्यूजन में जाएंगे। अच्छा, अव्यय में नहीं, आप सर्वनाम में। आप सबको पता है सर्वनाम शब्द कुल कितने होते हैं? 11। आप वो 11 याद करते। मैं था, तू था, यह वह, कोई कुछ, क्या कौन, जो सो आप, ये होते।
तो इसमें उनमें से नहीं है। ये देखो, ये जो शब्द है ना किस, ये देखो क्यों नहीं है, कब नहीं है और कहाँ नहीं है, ये तीनों नहीं है। और ये जो किस शब्द है ये विकारी रूप होता है प्रश्न का, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, डी। तो जिन बच्चों ने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा उनको ये क्लियर होगा, बाकी को नहीं होगा। तो ध्यान से पढ़ा करो, रटना नहीं है। ये नहीं पता कब पेपर कैसा बन जाए। से मैं हमेशा कहती हूँ आपकी तैयारी 0 से 100% तक होनी चाहिए, किसी भी लेवल का आए पेपर, लेकिन आप उसको करने में समर्थ रहें। इतना होना चाहिए आपके पास आपके सब्जेक्ट का अधिकार। ये किसने देखा कि आगे सरल आएगा या कठिन आएगा? सरल आ गया बहुत अच्छी बात है, पर कठिन आ गए 2-4 क्वेश्चन भी तो गलत हो जाएंगे ना। ओहो, मेथड के क्वेश्चंस शुरू हो गए हैं, बहुत सोच समझ के जवाब देना। मूल्यांकन की प्रक्रिया है उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना और उपर्युक्त सभी। आराम से सोच समझ के आप मुझे देंगे जवाब। जोधपुर से आप आए हैं, स्वागत है आपका बेटा। कई तो तुक्का भी लगाएंगे। जी देखते हैं यहाँ पे ये पूछ रहा है मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है, उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, ये तो सही है। परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, ये सही है कि परिणाम कितने सही आए और उनका मूल्य निर्धारण किया जाता है। अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, अनुदेशन जो सिखाया गया है उसके परिणाम की तुलना, तो सारे ही सही हैं। तो आंसर कौन सा हो गया, 4 नंबर। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं अनुकरण का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और प्रयत्न का सिद्धांत। वीडियो शेयर, चैनल सब्सक्राइब और लाइक भी कर दो। गुड, ए आंसर दे रहे हैं लगभग बच्चे। पूछा ये गया कि शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे, यानी जैसा शिक्षक बोल रहा है वैसा ही छात्र बोलेगा। अब जाहिर सी बात है वैसे के वैसे बोलेंगे तो अनुकरण होगा, तो इसका मतलब वो कौन सा सिद्धांत आएगा, अनुकरण का सिद्धांत। पुनर्बलन तो सकारात्मक नकारात्मक है, अच्छा है बुरा है, वो चीज आ गई वहां पे। क्रियाशीलता कोई भी कार्य करते रहना, और ये प्रयत्न करेगा कोई भी चीज सीखने का। पर यहाँ तो सीधा है, कौन सा सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्यपुस्तक विधि और सूत्र विधि। आंसर आ रहे हैं ए। जी चलिए बात करें। ये पूछ रहे हो उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6 से 8 तक व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? तो बच्चों हम यहाँ पर बात करें कि कौन सी विधि को हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण मान रहे हैं, तो नो डाउट आंसर तो आगमन आएगा। लेकिन बहुत बच्चे निगमन सोचते हैं क्योंकि बड़ी कक्षाओं के लिए क्या है, उपयोगी। तो बेटा उत्तर हमेशा मनोवैज्ञानिक देना है। सूत्र विधि का प्रयोग किस में किया जाता है, संस्कृत में। व्याकरण के नियम जो के त्यों रट लेता है बच्चा इसके अंतर्गत सूत्र के रूप में, तो व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि भी है।
मैं बात करूं पाठ्य पुस्तक विधि, इसे कहा जाता है सुक्का विधि। जैसा पाठ्य पुस्तक में लिखा है वैसा का वैसा बच्चा पढ़ता है। निगमन विधि में बच्चों को पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण द्वारा उसे क्या किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है, वो निगमन विधि। लेकिन ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, ये माना जाता है कि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, इसलिए शायद आपने उच्च प्राथमिक स्तर के लिए निगमन कर दिया, पर आंसर 100% मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। इसलिए आंसर होगा आगमन। आगमन में बच्चों के सामने पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, बच्चा उन उदाहरणों का निरीक्षण करेगा और उसके बाद आगे की ओर बढ़ेगा, यानी अध्यापक की मदद से नियम या परिभाषा में उस चीज को बांधेगा। तो ये आया हुआ ही क्वेश्चन है, 1 नंबर इसका आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है? लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, अवलोकन और जांच सूची। ये 4 ऑप्शन है, फटाफट आप मुझे जवाब दे सकते हैं। आंसर आ रहे हैं ABC, बड़ा गड़बड़ है। चलिए मैं बात कर लेती हूँ। पूछ रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 के बच्चों के लिए भाषा आकलन, यानी आप जानेंगे कि बच्चे को भाषा का कितना ज्ञान है, उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा होगा, यानी किसके द्वारा। देखो, जांच सूची तो होगी बच्चे के लिखित वगैरह ज्ञान की, और वो तो भाषा के आकलन के उस पर बात कर रहा है, तो जांच सूची तो ऑलरेडी लिखित का ही है। साक्षात्कार बोलने का है, तो भाषा आकलन बोलने से तो केवल बोलने का है, लेकिन भाषा लिखित रूप में होगी वो बोलेगा। और अवलोकन देखना, लेकिन ये बोलना वगैरह, साक्षात्कार वगैरह, उससे कहीं ज्यादा बेस्ट होगी लिखित परीक्षा इस स्तर के अनुरूप। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर। उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है? पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान परीक्षण, निदानात्मक शिक्षण और कोई भी नहीं। बिल्कुल लिखित परीक्षा ही होगा 6 से 8 में, पक्का। हाँ, लगभग का वैसे सही था। मेरे पास आंसर आने लग गए हैं आप लोगों के। सी बता रहे हैं आप सभी, सी कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं फिर। अब आप इतना कह रहे हो तो वही आंसर सी। हमें पता है जब तक निदानात्मक शिक्षण नहीं होता, निदान का अर्थ होता है छात्रों की समस्या के कारणों का पता लगाना। जब तक निदान नहीं होगा, कारण का पता नहीं चलेगा, तब तक हम क्या नहीं कर सकते? उपचार। निदान के बाद ही क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। तो आंसर कौन सा होगा? 3 नंबर। सहस्वर वाचन के कितने भेद हैं? 3, 4, 2, 5। वीडियो शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी आ रहा है, ए आ रहा है। ओके, चलिए बात करते हैं। ए और सी 2 उत्तर आ रहे हैं। सहस्वर वाचन के कितने भेद? देखो, वाचन के 2, एक सहस्वर वाचन, एक मौन वाचन। मौन वाचन जो चुपचाप बैठ करके पढ़ रहा है, सहस्वर वाचन जो बोलकर। सहस्वर वाचन के 2 पार्ट होते हैं।
एक बात करें, आप सबको पता है बोल करके जब आप कर रहे हैं, कईयों को तो नाम ध्यान होगा इसके अंतर्गत, द्रुत वाचन और गहन वाचन, ये मौन वाचन के पार्ट होते हैं। इसमें एक होता है सामूहिक वाचन और एक होता है व्यक्तिगत वाचन। व्यक्तिगत जहाँ अकेला बोलेगा और सामूहिक जहाँ सभी साथ बोलेंगे। इसका मतलब सस्वर के दो पार्ट होते हैं, एक व्यक्तिगत एक सामूहिक। व्यक्तिगत में फिर आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन आ जाता है। तो आंसर कौन सा होगा? 2 नंबर। दृश्य सामग्री कौन सी नहीं है? देख लीजिए। जी, अनुकरण और आदर्श व्यक्तिगत का उपभेद होता है और एक सामूहिक। तो दो ही होते हैं, व्यक्तिगत सामूहिक। व्यक्तिगत में आदर्श और अनुकरण उसका उपभेद होता है। बी और सी 2 उत्तर मुझे मिल रहे हैं इस प्रश्न के। यहाँ भी सहायक सामग्री में भी आंसर अलग अलग। ये पिछली बार भी हुआ था, मैंने यही देखा था कि वहां पर ये चीजें आपकी क्या हो रही थी, गलत हो रही थी। वापस से आपकी फिर क्या हो रही हैं, गलत हो रही हैं। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, दृश्य सामग्री कौन सी नहीं है? चित्र तो है, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हो देखकर, चित्र विस्तारक यंत्र भी है, चलचित्र, अरे चलचित्र नहीं है, चलचित्र दृश्य और श्रव्य दोनों के अंतर्गत आता है। तो आंसर कौन सा होगा? 2 नंबर। कविता में शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? व्याख्या विधि, व्यास विधि, गीत प्रणाली, कोई नहीं। यहां भी अलग अलग आंसर। प्रश्न संख्या 23 है। आप सी बता रहे हैं उत्तर मुझे। ए के आंसर आए हैं, गीत। बिल्कुल। अगर बात करें व्याख्या विधि उच्च स्तर के लिए, वैसे कहूँ तो कक्षा 9 से 12 में तो हम यूज करते हैं, केवल शिक्षक सक्रिय रहता है, छात्र सक्रिय नहीं रहते। अमनोवैज्ञानिक विधि। व्यास विधि व्याख्या विधि का विस्तृत रूप होता है, कॉलेज स्तर पर हम प्रयोग कर पाते हैं। अगर कहें इसमें भी शिक्षक ही सक्रिय रहेगा। तो गीत प्रणाली पहले शिक्षक गाएगा, उसके बाद छात्र इसमें पीछे पीछे क्या करते हैं, गाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? गीत प्रणाली मनोवैज्ञानिक विधि है। इसका उद्देश्य छात्र और शिक्षक दोनों का ही लय यति गति के माध्यम से रसास्वादन या रसानुभूति की क्या करना होता है? प्राप्ति। तो आंसर हो गया 3 नंबर। मूल्यांकन निर्णय व विश्लेषण की प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाओं से निकाली जाती है। सर्वप्रथम मूल्यांकन का अर्थ निर्णय विश्लेषण माना। कथन किसका है? तो ये कथन आपका जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ है, ये कथन आखिर किसका है? ऑप्शन है आपके पास 4। पिछली बार भी परिभाषाएं आई थी आपकी। एक परिभाषा वो थी जो हमारे टेस्टों के अंदर थी। तो आई होप, क्या पता कहाँ से क्या आ जाए। क्लार्क एम स्टार, बाइनिंग एंड बाइनिंग, राइनस्टोन और कोई भी नहीं। ये 4 आपके ऑप्शन है। फटाफट जवाब देंगे आप मुझे 24वें प्रश्न का। ए और बी और सी आती नहीं है, लेकिन हम तुक्के तो लगा रहे हैं मैम। ए बी सी। क्लार्क एवं स्टार की परिभाषा ये, ठीक है। 25वां प्रश्न आप देखें जरा यहाँ। भाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा है?
रुचि जागृत करने का, प्रेरणा का सिद्धांत, व्यवहारिक ज्ञान का सिद्धांत और ये सभी। इस बार आंसर लगभग लगभग के सही आएंगे। और जैसा मैंने कहा है, नेक्स्ट वीक के अंतर्गत 2 पेपर लाने की पूरी कोशिश होगी। 12 से 5 ऐप के अंदर होगा, उसके बाद 7 बजे यहाँ यूट्यूब पर। उत्तर आप बता चुके हैं। ये गलत हो गया, कोई बात नहीं, वो परिभाषा थी, परिभाषा का दुख मत किया करो गलत होने का। नहीं पढ़ी तो नहीं आया। लगभग का आंसर सही है। ये सभी भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत में छात्रों का विषय के प्रति रुचि जागृत करना, उन्हें प्रेरणा देना और जो प्राप्त ज्ञान है उसे दैनिक जीवन में बच्चा क्या ले पाए व्यवहार में। अभी हमारी नई शिक्षा नीति जो है वो भी व्यवहारिक ज्ञान पर ही क्या दे रही है, बल। कहानी शिक्षण का उद्देश्य है कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, छात्रों में चारित्रिक गुणों का विकास करना और ये सभी। मैं आपको बता देती हूँ, वैसे सृजन जब आप लिखेंगे तो शब्द शुद्धि में ये शुद्ध होगा, है ना। बारह से 5 होता है। ठीक है, आंसर आप मुझे बताने लग गए हैं डी। बिल्कुल, कहानी शिक्षण का सबसे बड़ा उद्देश्य अगर कहें छात्रों का मनोरंजन करने के बाद उनमें कल्पना शक्ति का विकास करना, सृजनात्मक। कोई भी कहानी पढ़ेगा तो बच्चे में इतना गुण विकसित होगा कि वो उसको पढ़कर उसके आधार पर किसी अन्य कहानी की क्या कर पाए, रचना या सोच पाए उसके बारे में, तो वो चीज आ गई। और छात्रों में चारित्रिक गुणों का विकास। अब देखते हैं छोटी क्लासों के अंतर्गत आप कहानियां पाएंगे, कोई ईमानदारी पर लिखी हुई है, कोई बड़ों की मदद करने के ऊपर लिखी हुई है। इसका मतलब बच्चे में चारित्रिक गुणों का क्या होगा, विकास। तो सारे उद्देश्य, इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये सभी। छात्रों के शब्द भंडार में सबसे अधिक वृद्धि होती है श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, पढ़ना कौशल और लिखना कौशल। हिंदी में आग लगा दोगे बस, फिर क्या है, बस पर ज्यादा आग मत लगाना, 30 तक ही रुक जाना। वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी कर दो। सो जाते हो, फिर मैं उठाती हूँ, फिर कुछ बढ़ते हो। हाँ, भूल गए थे जी। ए बी बता रहे हैं बच्चे। देखो, शब्द भंडार में वृद्धि, शब्द भंडार जहाँ बच्चों को शब्द ग्रहण करेगा, और ग्रहण करेगा तो ग्रहण के 2 कौशल है, एक पढ़कर ग्रहण करेगा बच्चा और एक सुनकर। इसका मतलब ये 2 तो गए। अब ये जरूरी नहीं ना हर कोई जीवन पर्यंत पढ़ेगा, वो तो जरूरी नहीं, तो हर कोई पढ़े ये जरूरी नहीं, लेकिन सुनना तो पड़े ही पड़ेगा। हम सब सामाजिक प्राणी हैं, न चाहते हुए भी बड़ों की बात भी सुननी ही पड़ेगी हमें। ऊपर से जो भी कार्यालय में कार्यरत है उनकी बात भी हमें सुननी पड़ेगी। तो सुनना तो पड़ेगा, और सुन रहे हैं तो नहीं कह सकती कि कोई नया शब्द आए और आपने ध्यान ना दिया हो। इसका मतलब सुन कर के आप जीवन पर्यंत सुनेंगे तो सबसे ज्यादा जो छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि हो सकती है वो कौन से कौशल से हो सकती है, श्रवण कौशल से, क्योंकि सुनना है ही है, कोई माने ना माने सुनना तो पड़ेगा। पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता क्यों है? शिक्षक का मार्गदर्शन करती हैं, इसमें अनेक सूचनाओं का संग्रह है, अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण होता है और ये सभी। और आप इनडायरेक्ट वे में देखेंगे तो पाठ्य पुस्तक के सारे गुण भी क्लियर है। परिभाषाओं की एक क्लास ही ले आऊं? ठीक है भाई, हंसी वालों को मुर्गा बना दो।
गलत हो गया ना, तो ध्यान नहीं दिया ना। और ये किताबों में वैसे है नहीं आपके, ये बनाए हुए प्रश्न है। गुड, आंसर आने लग गए हैं इस प्रश्न के 28वें के डी। अच्छा ये सभी आ रहे हैं तब तो डी टिका ही रहे हो, पर ध्यान रखना पिछली बार मैंने ये सभी वाले आंसर में लिए नहीं थे, इसे रटना मत। पाठ्य पुस्तक का बिल्कुल शिक्षक का मार्गदर्शन करती है, उसे ये पता चलता है उसे बच्चों को कितना पढ़ाना है, कितना बच्चों के लिए आवश्यक है और किस आधार पर पढ़ाना है, तो शिक्षक का मार्गदर्शन करती है। अनेक सूचनाओं का संग्रह, केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बागवानी से जुड़ा ले सकते हो, पर्यटन से जुड़ा ले सकते हो, अचार वगैरह भोजन वगैरह से संबंधित रेसिपी वगैरह से जुड़ा हुआ सभी जगह से ले सकते हो। अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण, आप जैसे किताबें पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ते ही तो याद नहीं होता होगा, अब उसके लिए दोबारा से किताब तो खोलनी पड़ेगी ना आपको, तो अर्जित ज्ञान का क्या कर सकते हैं आप लोग, स्थायीकरण। तो अगर मैं बात करूँ तीनों ही हैं तो आंसर हो गया ये सभी। देखो मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र कौन सा है, सोच करके जवाब देना फटाफट। और आपको फिर भी किसी क्वेश्चन पर डाउट होगा तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे पिन कर ही दूंगी, पता आपको। कोशिश तो होती है ऐसा ना हो, फिर भी वीडियो शेयर, चैनल सब्सक्राइब और लाइक भी। ए और सी दो उत्तर आप मुझे दे रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र, अमूर्त से मूर्त, ये तो नहीं है चीज मूर्त से अमूर्त की ओर जानी चाहिए, तो ये नहीं है। निगमन से आगमन नहीं है, आगमन से निगमन होना चाहिए, उदाहरण से निगमन जाना चाहिए। अज्ञात से ज्ञात और ज्ञात से अज्ञात, ये तो पता है दोनों में से कोई एक आंसर आएगा, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे। आपने प्रस्तावना प्रश्न देखे हैं ना, वो चीजें हमें पता होती हैं, तो हम ज्ञात से किसकी ओर जाते हैं, अज्ञात की ओर, तो आंसर होगा 3 नंबर। साचर्य विधि की प्रवर्तक कौन है मैडम, मारिया मोंटेसरी, अरस्तु, प्लेटो, कोई भी नहीं। परिणाम स्वीकृत कर लिए सभी के। प्रश्न संख्या है 30, 30 का आंसर आपको देना है। उत्तर आना शुरू हो गया है, उत्तर बता रहे हैं ए। जी मैडम मारिया मोंटेसरी, आपको बता दूं यहाँ से क्वेश्चंस वैसे भी आता है। मारिया मोंटेसरी जी का मानना था कि बच्चा पहले लेखन सीखेगा, लेखन के बाद पढ़ना सीखेगा। ये क्वेश्चन पिछली बार रीट में भी आ चुका है, यानी इनका कहना था सुनना, बोलना, उसके बाद लिखना और फिर पढ़ना। ये एक्चुअली जैसे ही गत्ते या आकृतियों पर बच्चों को उभरी हुई आकृति जैसे बच्चा हाथ फेरेगा तो इनके अनुसार बच्चे को लिखना आ जाएगा, पढ़ना वो बाद में सीख सकता है। तो वो साचर्य विधि के प्रवर्तक मैडम मारिया मोंटेसरी हैं। आगे देखो, तद्भव शब्द कौन सा है, उजाला, आश्रय, पक्ष, चित्रकार। बिल्कुल नेक्स्ट वीक में हो सकता है 2 लेकर के आऊं टेस्ट सीरीज आपके लिए रीट की। बस आपका एक ही काम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दो। वीडियो शेयर, चैनल सब्सक्राइब और लाइक तो आप कर रहे हैं नो डाउट। ए ओके, बात कर लेते हैं तद्भव शब्द कौन सा है। देखो संयुक्त व्यंजन जहां होते हैं तत्सम के अंतर्गत लगभग, चित्रकार है चितेरा तद्भव, पक्ष का पक होता है तद्भव, आश्रय का अचरज होता है रेफ वाला जो रूप है वो लगभग आपको तत्सम में मिलेगा, उजाला तद्भव है, उज्जवल इसका तत्सम होता है।
सही शब्दार्थ कौन सा नहीं है? कुरुम, कछुआ, स्मिता, स्वाभिमान, पानी, पीने का पानी, और जुनाही, चांदनी। बता दीजिए कौन से शब्द का अर्थ सही नहीं है। आप में से बहुतों का तो नाम भी मिल जाएगा। जी, सही शब्दार्थ कौन सा नहीं है? ए, बी, सी। जी, ए ठीक है। कुरम यानी कछुआ। अस्मिता, स्वाभिमान जो हमारा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अस्मिता बोलते हैं। ये पानी, पानी में ये छोटा नहीं, कैसा होना चाहिए था? बड़ा, तब वो सही होता, पीने का पानी। जुनाही बिल्कुल चांदनी को बोलते हैं, तो आंसर 3 नंबर। राजस्थानी शब्दावली का सही अर्थ नहीं है। हेक, एक, बटेव, मेहमान, रमण, घूमना, और मदवा यानी मस्त। ये 4 ऑप्शन है, फटाफट आपको उत्तर दे देना है। जी, ए और सी और डी आंसर दे रहे हैं आप। मदवा तो मस्त होता है, बटेऊ मेहमान भी होता है, हेक यानी एक, रमण घूमना नहीं होता है, किसी चीज में लीन हो जाना, रमना वो चीज होता है। तो 3 नंबर इसका क्या है? आंसर है। और बच्चों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि ऐप के ऊपर रिटल की लाइव क्लासेस लेवल 1 और लेवल 2 की प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी ऐप पर है, जहां आप राजस्थान जी के अजय सर की मैथ्स की क्लास और अनुराग पारिक और डीजे सर की केमिस्ट्री की क्लास ले सकते हैं। इस ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये है, तो आप बिल्कुल अनुभव जो इनके पास है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये अपनी टेस्ट सीरीज़ है, तो जिसे भी लेना है ले लीजिएगा। नेक्स्ट में फिर मिलते हैं, जल्दी आपको बता दूंगी नेक्स्ट टेस्ट के बारे में। बस आप फटाफट शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं जल्दी ही, अपना ध्यान रखें। राम राम सा।